Hello friends, Jai Shri Shyam. You are heartiest welcome in this revision session on income computation and disclosure standards, in short ICDS. Friends, ICDS related जो भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए रेलिवेंट डिस्कशन था वो तो मैंने इन डिटेल रेगुलर बैच में आपके साथ में ICDS के कॉन्सेप्चुअल सेशन में शेयर किया, लेकिन आप उस डिस्कशन को क्विकली रिफ्रेश कर सकें इसके लिए फ्रेंड्स मैं रेगुलर बैच के नोट्स के साथ में अपने सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए ये जो क्विक रिवीजन सेशन ऑन आईसीडीएस है वो कंडक्ट कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स याद कीजिए, आपने ये देखा ना कि लॉ मेकर्स ने सेक्शन 145 के सबसेक्शन 2 में सीजी को ये पावर दी हुई है कि आप आईसीडीएस नोटिफाई कर सकती हैं। तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करके जो 10 आईसीडीएस हैं वो नोटिफाई कर रखे हैं। ये आईसीडीएस भला किन के लिए एप्लीकेबल बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये ऑल एसएससीज के लिए एप्लीकेबल बनाए गए हैं, बस उन इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर जिनके लिए हमें टैक्स ऑडिट कराना रिक्वायर्ड अपीयर ना हो रहा हो। एंड ये आईसीडीएस एप्लीकेबल बने इसके लिए जरूरी है कि जो एसएससी हैं वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मींस मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो। तो अगर आपको एग्जामिनर कोई ऐसा केस बना कर दे कि एसएससी ने क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट किया है तो क्या उन पर आईसीडीएस एप्लीकेबल हो सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अब ये आईसीडीएस भला किस पर्पस के लिए लाए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेशन के लिए ऑफर की जाने वाली इनकम की कंप्यूटेशन के लिए एप्लीकेबल बनाए गए हैं। इनका एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कीपिंग एंड मेंटेनेंस एंड कॉन्सिक्वेंसली प्रिपेयर किए जाने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से कोई लिंकेज नहीं है। मतलब सिंपली ये जो आईसीडीएस है ये एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए नोटिफाई नहीं किए गए हैं। राइट, आपको टर्म से आइडिया लगना चाहिए। इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स मतलब ये टैक्सेशन पर्पस के लिए ऑफर की जाने वाली इनकम की कंप्यूटेशन के लिए एंड सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए नोटिफाई किए गए हैं। आइए जरा वो 10 नोटिफाइड जो आईसीडीएस हैं उनमें सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स जो आईसीडीएस 1 है जो एक्चुअली सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ डील करता है। मैं डायग्राम्स से जो चीजें हैं वो क्विकली आपको रिफ्रेश यहां पर कराता चलता हूं। तो ये जो आईसीडीएस 1 है ये आईसीडीएस 1 हां फ्रेंड्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ में डील करता है। ये एक्चुअली कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल जैसी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एज्यूम्पशंस हैं हां उनको तो रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन यह किसी अकाउंटिंग पॉलिसी के सिलेक्शन में मटेरियलिटी और प्रूडेंस को कोई भाव नहीं देता, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। देखिए एग्जांपल्स हमने कॉन्सेप्चुअल सेशन में ये सारी बातें डिस्कस कर रखी है। मैं यहां कॉन्सेप्ट्स आपको क्विकली रिफ्रेश करा रहा हूं। एक्चुअली ये जो आईसीडीएस 1 है ये क्या कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का जो भी ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन है वो उसके सब्सटेंस से गवर्न होगा, ना कि केवल उसके फॉर्म से। मींस आईसीडीएस 1 कहता है कि यहां सब्सटेंस ओवर फॉर्म की जो थीम है वो एडॉप्ट की जाएगी। एक्चुअली जो मार्क टू मार्केट लॉस होते हैं मतलब जो ईयर एंड अपडेशन के बेस पर जो लॉस अराइज होते हैं या जो अदर एक्सपेक्टेड लॉस होते हैं उनको नॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। हां अगर किसी अदर आईसीडीएस में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन अगर ऐसे लॉस के रिकॉग्निशन के लिए अलाउ करता है तो बात अलग है। नॉर्मली मार्क टू मार्केट लॉस, अदर एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर बोर्ड के सामने जब ये रिप्रेजेंटेशन गई कि क्या मार्क टू मार्केट गेन को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्या, तो बोर्ड ने कहा कि नहीं, जो सेम प्रिंसिपल है वो मार्क टू मार्केट गेन पर लगेगा। मतलब क्या कि जिस तरह से मार्क टू मार्केट लॉस को जब रिकॉग्नाइज मींस अलाउ नहीं किया जा रहा तो उसी तरह से मार्क टू मार्केट गेन को भी रिकॉग्नाइज मतलब एओ टैक्स नहीं कर पाएगा। राइट फ्रेंड्स, जो यहां पर चीजें आपने ये अभी रिफ्रेश की, याद कीजिए जो सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 18 और जो सेक्शन 4D ए कैपिटल 13 जो आईसीडीएस की सपोर्टिव अमेंडमेंट्स हमने पीजीबीपी के लास्ट में जो डिस्कस की थी, एक्चुअली उनसे भी मैंने ये डिस्कशन आपको कोरिलेट कराया था। हां सेक्शन 36(1)(18) कहता है कि अगर आईसीडीएस के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कोई मार्क टू मार्केट लॉस या अदर एक्सपेक्टेड लॉस अगर कंप्यूट होकर आएगा तो वो अलाउ किया जा सकेगा, नॉर्मली नहीं। और सेक्शन 4D 13 ने भी कंफर्म कर दिया था ना कि बस सेक्शन 36(1)(18) वाले केस को छोड़कर मतलब अगर कोई अदर आईसीडीएस अगर परमिट कर रहा है तो केवल उस केस को छोड़कर नॉर्मली कोई मार्क टू मार्केट लॉस का कोई डिडक्शन अलाउंस यहां नहीं मिलेगा। राइट, अच्छा
फ्रेंड्स अब आईसीडीएस 1 को लेकर एक बोर्ड के सामने रिप्रेजेंटेशन जो गई थी वो भी मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं कि आईसीडीएस 1 के प्रीएम्बल में तो ये कहा गया है कि ये जो आईसीडीएस है ये अकाउंटिंग पॉलिसी, ये एक्चुअली पीजीबीपी और अदर सोर्सेस हेड की इनकम की कंप्यूटेशन के लिए केवल नोटिफाई किए गए हैं। इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मेंटेनेंस के लिए कोई रेलिवेंस नहीं है। और दूसरी तरफ जो आईसीडीएस 1 है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ डील करता है, और जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो तो नॉर्मली एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कीपिंग एंड मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेबल बनाई जाती हैं। तो फिर ये आईसीडीएस 1 के प्रीएम्बल में जो बात कही गई और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के कीपिंग एंड मेंटेनेंस को लेकर अदरवाइज जो थिंग्स हैं उनके बीच में क्या इंटरप्ले और लिंकेज है। तो बोर्ड ने क्लैरिफाई किया ना कि हां वाकई जैसा कि आईसीडीएस के प्रीएम्बल में कहा गया है कि ये आईसीडीएस हां बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कीपिंग एंड मेंटेनेंस के लिए नहीं है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कीपिंग एंड मेंटेनेंस है, जो भी इनफैक्ट उनके बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन है, वो आपकी जो भी अदरवाइज अकाउंटिंग पॉलिसीज आप पर एप्लीकेबल होती हैं उनके हिसाब से ही बनाना है। जैसे कंपनी को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने, तो आप वो वैसे ही प्रिपेयर करना। ये आईसीडीएस 1 हां सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ डील करता है। जरा देख तो लो कि यहां पर अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरह की डिस्कस की गई है। एक्चुअली यहां पर जो फंडामेंटल इन नेचर, मतलब बड़ी बेसिक और जो फंडामेंटल नेचर की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनका जिक्र हुआ है, लाइक गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एटसेट्रा। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर कोई एक्सपेंडिचर के अमोर्टाइजेशन वगैरह की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वगैरह है उनके साथ थोड़ी ना ये आईसीडीएस 1 डील विद करता है। ये तो बड़ी फंडामेंटल इन नेचर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनकी बात करता है, लाइक गोइंग कंसर्न, एक्रूअल वगैरह जैसी। ओके, आइए मैं ले चलता हूं अब आपको आईसीडीएस 2 में फ्रेंड्स जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के साथ में डील करता है। एक्चुअली यहां भी डायग्रामेटिक शेप में जो चीज है वो रिफ्रेश कीजिए। देखिए यहां सबसे पहले बात होती है इन्वेंटरीज के मीनिंग में क्या आएगा। तो यहां पर ऐसे आइटम्स जो रेडी फॉर सेल है, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक इन ट्रेड है वो यहां आएगा। ऐसे आइटम जो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो केस भी यहां आएगा। इवन जो रॉ मटेरियल्स कंज्यूमेबल्स हैं वो भी यहां पर एक्चुअली स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंटरी के मीनिंग में कवर किए गए। सर वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? तो जो उनकी कॉस्ट और एनआरवी है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर पर जो वैल्यूएशन है वो किया जाएगा। अब आप रिकॉल कीजिए यहां पर कॉस्ट लेने की जो बात हो रही है उसके लिए आईसीडीएस 2 परमिट करता है क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो मेथड लगा सकते हैं, वेटेड एवरेज से जा सकते हैं। इनफैक्ट जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड नोटिफाई किए गए एक्चुअली उनमें स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड को भी अलाउ कर दिया गया। जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपको क्विकली अदर रिफ्रेश करा देता हूं कि ओरिजिनली जो आईसीडीएस की नोटिफिकेशन आई थी 31 मार्च 2015 को, तब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड नहीं था। लेकिन उसके बाद जब आईसीडीएस की नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया 29 सितंबर 2016 को, उसमें जो रिवाइज्ड आईसीडीएस जब नोटिफाई हुए तो वहां पर आईसीडीएस 2 में ये स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी ऐड कर दिया गया। ये रेगुलर बैच में सारी बातें आपने देख रखी हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आईसीडीएस 2 में इस तरह की भी बात कही गई है क्या कि जो भी इन्वेंट्री, जो भी इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट होंगी वो नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। राइट, हां, उनको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। वो बात अलग है कि अगर किसी अदर आईसीडीएस में अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो उस केस में रिकॉग्निशन ऐसी इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट का आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आईसीडीएस 9 से जो चीजें वो कोरिलेट कराई थी कि हां आईसीडीएस 9 क्या बोलता है कि अगर इन्वेंट्री को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए अगर 12 मंथ्स या से ज्यादा का टाइम लगे तो वहां पर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आप इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्लूड कर सकेंगे। लेकिन कोई भी अदरवाइज केस अगर है तो उस केस में जहां आईसीडीएस 9 लगता नहीं और आईसीडीएस 2 तो बोरोइंग कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्लूड होने देता नहीं, तो उस केस में जो इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट है वो इन्वेंट्री की वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यह भी रिकॉल कराना चाहूंगा कि जो आईसीडीएस 2 का प्रैक्टिकली पैरा 24 है वो क्या कहता है कि अगर एक फर्म का डिसोल्यूशन अगर हुआ है, अगर किसी फर्म यूपीबीआई का डिसोल्यूशन हुआ है तो चाहे बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस हुआ हो या फिर ना हुआ हो, दोनों ही केसेस में जो इन्वेंट्री है वो एनआरबी पर वैल्यू कीजिए। राइट, लेकिन फ्रेंड्स हमने यहां पर एक शक्ति ट्रेडिंग कंपनी का केस भी डिस्कस किया था। उसमें क्या आपने देखा था कि जहां पर फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है
लेकिन बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस अगर नहीं हुआ है तो मतलब वो बिजनेस अगर कंटिन्यूएशन में मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी अलाइव है, तो अगर उस बिजनेस में स्टॉक वैल्यूएशन के लिए अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये अडॉप्ट की जा रही है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, तो फिर वही कंटिन्यू रहेगी, वही इनफैक्ट कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ कि जो आईसीडीएस 2 है वो कहता है कि नहीं आप इन्वेंट्री को एनआरबी पर वैल्यू कीजिए, दूसरी तरफ जजमेंट कहती है कि नहीं अगर इस तरह का केस बना है कि भले डिसोल्यूशन है लेकिन बिजनेस का डिसकंटिन्यूएंस नहीं हुआ है, तो फिर उस केस में एक्चुअल कॉस्ट और एफएमबी विच एवर इज लोअर पर ही जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो किया जाए। तो फिर क्या प्रिवेल करेगा? तो माय डियर फ्रेंड्स याद कीजिए चैंबर्स ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स का केस हमने दिल्ली हाई कोर्ट का डिस्कस किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी सिचुएशन में जो जजमेंट्स हैं वो प्रिवेल करेंगी। मैंने आपके साथ में इस रिलेशन में जो पूरा एनालिसिस वहां किया था, वहां देखिए मैं रिफ्रेश कराता हूं क्विकली वो कि अगर आईसीडीएस का जो ट्रीटमेंट है वो अगर इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रोविजनल ट्रीटमेंट या इनकम टैक्स रूल के ट्रीटमेंट से अगर मिसमैच करता है तो जो एक्ट और रूल का ट्रीटमेंट है दैट शैल प्रिवेल। मतलब जो एक्ट और रूल हैं वो आईसीडीएस से बड़े हैं। और अगर सपोज आईसीडीएस का जो ट्रीटमेंट है वो कोर्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट पिक्चर में आया है उससे अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में भी चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट की जजमेंट है वो प्रिवेल करेगी। हां, अगर कोर्ट की जजमेंट जिससे वो लीगल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करते हैं अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो पार्लियामेंट से नया लॉ बनेगा। हां माय डियर फ्रेंड्स, आईसीडीएस उसे ओवररूल नहीं कर सकते, आईसीडीएस से को जो कोर्ट जजमेंट्स है वो बड़ी कहलाएंगी। राइट फ्रेंड्स, अच्छा तो यहां पर आपको आईसीडीएस 2 में इसी तरह की जो चीजें हैं वो जो रेगुलर बैच में हमने डिस्कस की थी क्विकली मैंने यहां पर आपको रिफ्रेश कराई। एंड फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा कि आपको आईसीडीएस के लास्ट में बस कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स और जगह जगह देखने को मिलेंगी। जैसे आईसीडीएस 2 में क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है कि आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, लाइक आपने कॉस्ट के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, फीफो या वेटेड एवरेज या स्टैंडर्ड कॉस्ट वगैरह आपको वो दिखाना है। राइट, आपको टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री शो करना है और उसका क्लासिफिकेशन भी एप्रोप्रिएट टू अ पर्सन शो करना है। एप्रोप्रिएट टू अ पर्सन का क्या मीनिंग लेंगे? जैसे अगर वो पर्सन ट्रेडर हैं तो उनके केस में तो डब्ल्यूआईपी रॉ मटेरियल वगैरह होंगे नहीं, तो उनके केस में फिनिश्ड गुड्स की एक कैटेगरी स्टॉक इन ट्रेड में देखने को मिलेगी। लेकिन जहां पर ससी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है तो वहां पर उनके पास में फिनिश गुड्स भी होंगे, डब्ल्यूआईपी भी होगा, रॉ मटेरियल भी होंगे, तो आपको उस तरह का क्लासिफिकेशन करके इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो वहां शो करना होगा। एंड आइए अब मैं ले चलता हूं फ्रेंड्स आपको आईसीडीएस 3 में जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ में डील करता है। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाली इनकम के डिटर्मिनेशन के लिए इसको एप्लीकेबल बनाया गया है। यह कहता है कि आप जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगा, उसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करेंगे। इस बात को लीगली अफर्म भी किया जा चुका है सेक्शन 43CB से। इनफैक्ट अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें आपका वर्क अगर 25% स्टेज ऑफ कंप्लीशन को अगर क्रॉस कर गया तो आपको उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हां फ्रेंड्स, अगर कोई इंसिडेंटल इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन की अगर आपको होती है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दैट शैल इंक्लूड रिटेंशन मनी, मतलब आप रिटेंशन मनी को भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से ही रिकॉग्नाइज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो भी चीजें हैं सेक्शन 43CB से भी मैंने आपको कोरिलेट कराई थी, आप याद कीजिए हमने सेक्शन 43CB से भी माय डियर फ्रेंड्स ये जो बातें हैं वो कोरिलेट की थी कि वाकई जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाला प्रॉफिट और गेन है वो हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करेंगे। जो भी इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है उसमें जो रिटेंशन मनी है वो इंक्लूड ट्रीट किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है उससे ये जो इंसिडेंटल इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन की, वो रिड्यूस नहीं की जाएंगी। ओके ना फ्रेंड्स, आइए अब मैं ले चलता हूं आपको जो अगला आईसीडीएस 4 है उसमें जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के साथ में डील करता है। रिकॉल कीजिए फ्रेंड्स, आईसीडीएस 4 सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड और एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और प्राइस एस्केलेशन क्लेम से अराइज होने वाले रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए जो बेसिस है वो प्रोवाइड करता है। जैसे सेल ऑफ गुड्स के लिए आईसीडीएस 4 क्या बोलता है कि आपको अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज होने पर, आपको अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज होने पर जो रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज करना होगा। अब जब गुड्स बेचे जाएंगे तो डेफिनेटली ऑन क्रेडिट गुड्स उसी को दिए जाएंगे जिस केस में अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी होगी।
हाँ, कोई भी केस जिसमें सस्सी को अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं होगी, उस कस्टमर को वो जो गुड्स है वो ऑन क्रेडिट क्यों बेचेगा? नहीं बेचेगा। इसलिए प्रैक्टिकली आप देखते हैं जो भी क्रेडिट सेल्स होती है वो हम ट्रेडिंग P&L में क्रेडिट कर देते हैं, राइट ना। अच्छा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए वही परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से जो रेवेन्यू है वो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। लेकिन अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, हाँ फ्रेंड्स, तो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के दौरान इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स अगर उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व करते हैं। याद करो एग्जांपल कि अगर आपने सीए फर्म को 3 इयर्स के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया कि 3 इयर्स में जो भी रिटर्न्स जाएंगी, चाहे वो टीडीएस रिटर्न है, आईटीआर है, जीएसटी रिटर्न्स वगैरह हैं, वो सब आप फर्निश करेंगे। जो भी इनफैक्ट केस स्क्रूटनी में लगेंगे, उन स्क्रूटनी असेसमेंट की हियरिंग पर आप अवेलेबल रहेंगे। अपील में कोई केस जाना है तो वो आप फाइल करेंगे, उनकी हियरिंग डेट पर आप अवेलेबल रहेंगे। मतलब 3 इयर्स में जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी वो आप प्रोफेशनल नेचर की हमें देंगे, और इसके लिए हम आपको 3 करोड़ पे कर रहे हैं। तो अब यहां 3 इयर्स में वो सीए फर्म में एक्चुअली कितने वर्क करेगी ये आइडेंटिफाइबल नहीं है। अब स्क्रूटनी में कितने केस लगेंगे, कितनी हियरिंग इन 3 इयर्स के दौरान आएंगी, हियरिंग डेट है ना, तो वो डिटर्मिनेट नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे कि 3 इयर्स के लिए 3 करोड़, तो 1 ईयर के लिए 1 करोड़। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। एंड अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो 90 डेज से अगर ज्यादा नहीं है तो ऐसे केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन मेथड यूज कीजिए। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीशन या सब्सटेंशियल कंप्लीशन के होने पर जो रेवेन्यू है वो रिकॉग्नाइज कर लीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी के लिए एक्रूअल बेसिस पर जो रेवेन्यू वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। बोर्ड के सामने ये रिप्रेजेंटेशन गई कि अगर अल्टीमेट कलेक्शन सर्टेन नहीं भी है तो भी करना पड़ेगा क्या? हाँ, बोर्ड ने कहा यस। बोर्ड ने कहा कि जब स्पेसिफिकली बोला जा रहा है कि ये जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी है, इनको आपको रिकॉग्नाइज करना है तो बस करना है। अल्टीमेट कलेक्शन अगर सर्टेन नहीं भी है तो आपको रिकॉग्नाइज करना है। कल को अगर ये पैसा डूब गया, आपने रेवेन्यू के तौर पर इसे रिकॉग्नाइज कर लिया, बाद में पैसा डूब गया, नहीं आया, तो बैड डेट क्लेम कर लेना, कौन मना कर रहा है? एंड माय डियर फ्रेंड्स, आईसीडीएस लॉ से बड़े नहीं है। हाँ, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स अगर सपोज सेक्शन 43 डीपीजीबीपी में मैंने आपको रेफरेंस भी कराया था कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, एनपीए की सर्टेन कैटेगरीज का जो इंटरेस्ट है वो ओनर एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज नहीं करना होता है। वो जब उनको रिसीव हो जाएगा या जब उन्हें उसका रिसीव होना कंफर्म हो जाएगा, वो अपनी खुशी से पीएनएल में जब क्रेडिट करेंगी तब वो उन पर एओ टैक्स लगा पाएगा, नॉट बिफोर दैट। तो उस सेक्शन 43 डी के केस को ये आईसीडीएस फोर ओवर रूल नहीं करेगा। यही बातें हैं जो बोर्ड ने माय डियर फ्रेंड्स क्लैरिफाई की हुई हैं, जो हमने रेगुलर बैच में बोर्ड के सामने जो रिप्रेजेंटेशन गई उसके साथ में ये यहां पर डिस्कस की। और इंटरेस्ट वैसे तो आपको एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन अगर आपको कोई रिफंड, टैक्स, ड्यूटी, सेस वगैरह का आ रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपको जब रिसीव होगा तब आप उसको एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। वो तब की आपकी जो इनकम है वो ट्रीट किया जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स और प्राइस एस्केलेशन क्लेम से जो रेवेन्यू है वो जब आपको अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो जाए तब आप रिकॉग्नाइज करें सेक्शन 145 बी से इसको माय डियर फ्रेंड्स, और लीगल सपोर्ट भी दिया जा चुका है। आप याद कीजिए, मैंने सेक्शन 145 बी जब आपके साथ में डिस्कस किया था तो वहां पर ये जो बात है वो आपको देखने को मिली थी। यस फ्रेंड्स, देखिए ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, प्राइस एस्केलेशन क्लेम और एक्सपोर्ट इंसेंटिव को अल्टीमेट कलेक्शन की रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज होने पर आपको एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना रिक्वायर बनाया गया है। एंड फ्रेंड्स, यही चीजें जो आईसीडीएस 4 में मेनली आपने कंसीडरेशन में लेकर चलनी थी। और आइए मैं अब आपके सामने, अच्छा एक और बात फ्रेंड्स, यहां हमने ये वाला पार्ट जो डिस्कस किया था सेक्शन 43 सीबी से इसको लीगली अफर्म भी किया जा चुका है, वहां से भी मैंने ये चीजें आपको कोरिलेट कराई थी। यस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से राइज होने वाली जो इनकम है वो इनकम आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड से रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अगर 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन मेथड लगेगा। ओके, और इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट वाला केस अगर होगा तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड से जो रेवेन्यू वो रिकॉग्नाइज करोगे। राइट ना फ्रेंड्स, आइए अब हम आईसीडीएस 5 की तरफ मूव कर लेते हैं। अच्छा, उससे भी पहले आईसीडीएस 4 की एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको और रिफ्रेश कराना चाहूंगा कि अगर एसएससी ने सपोज कोई सिक्योरिटी लाइक बॉन्ड्स खरीदे और उन बॉन्ड्स की प्रीवियस ईयर में एक्रूअल बेसिस पर जो इनकम है वो उन्होंने टैक्सेशन के लिए ऑफर कर दी है। ओके, और बाद में उन्हें वो इंटरेस्ट मिलता रिकॉर्ड डेट से पहले ही उन्होंने सपोज वो जो सिक्योरिटी है वो ट्रांसफर कर दी है, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट वो ऑलरेडी टैक्स करा चुके होंगे उसका कैपिटल कंप्यूटेशन में जो उनको रिडक्शन है वो यहां पर मिल सकेगा। ओके, तो मतलब डबल टैक्सेशन ना हो जाए इसके लिए बोर्ड इस तरह की जो क्लैरिफिकेशन है
वो यहां पर लेकर आए कि जो इंटरेस्ट इनकम आपने एक्रूअल बेसिस पर अगर टैक्सेशन के लिए ऑफर कर दी और आगे जब आपको वो एक्चुअली रिसीव होती उससे पहले अगर आपने वो सिक्योरिटी ट्रांसफर कर दी तो उसकी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में आप जो एक्रूअल बेसिस पर इंटरेस्ट टैक्स करा चुके हैं वो आप रिड्यूस कर सकेंगे, उसका जो रिडक्शन है वो आपको मिल सकेगा। और टेंजिबल फिक्स्ड एसेट से डील विद करने वाला जो आईसीडीएस 5 है मैं उसमें अब आपको ले आया हूं। फ्रेंड्स, ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर के फॉर्म में हेल्ड की गई जो टेंजिबल एसेट्स है, जिन्हें एसएससी ने अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उन्होंने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज के लिए, अगर वो सर्विस कंसर्न है तो सर्विस प्रोवाइडिंग में यूज के लिए हेल्ड किया हो, ना कि उनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सोल्ड करने के लिए। क्योंकि अगर आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सोल्ड करने के लिए अगर वो आइटम से हेल्ड किए तो फिर तो वो आपके स्टॉक इन ट्रेड बन जाएंगे ना, फिर तो आईसीडीएस 2 का केस बन जाएगा ना। हां फ्रेंड्स, आईसीडीएस 5 बेसिकली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के कंपोनेंट एंड वैल्यूएशन के साथ डील करता है। जैसे यहां कोई भी आपने अपनी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का पार्ट किसी आइटम को बनाया, कोई आइटम आपने परचेज किया, वो आइटम आपकी उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का पार्ट बना, तो उस आइटम को परचेस करने के लिए जो आपने खर्च किया वो उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, उसमें वो ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट अबाउट मशीनरी स्पेयर्स? तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मली जो मशीनरी स्पेयर्स हैं जब आप कंज्यूम करते हो तब आपको वो एज रेवेन्यू एक्सपेंस अलाउ कर दिए जाते हैं, जैसे जो भी आपके नट बोल्ट, कंज्यूमेबल्स, लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई मशीनरी स्पेयर मतलब कोई स्पेयर पार्ट स्पेशल है जो आपने एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए यूज के लिए उसे परचेज किया है, जो इरेगुलर बेसिस पर यूज में आता है, तो जो स्पेसिफाइड फिक्स्ड एसेट के लिए आपने स्पेयर पार्ट परचेज किया जो इरेगुलरली यूज किया जाता है, जैसे आपने कोई मशीनरी स्पेयर इंपोर्ट किया है, किसी पर्टिकुलर मशीन में कोई स्पेयर जो यूज होना है उस स्पेयर पार्ट को आपने इंपोर्ट किया है कि जब जरूरत पड़ेगी तब इस मशीन के साथ में उसको यूज किया जाएगा, तो वो जो इंपोर्टेड मशीनरी स्पेयर है वो आप क्या करेंगे, उस मशीन की एक्चुअल कॉस्ट में उसको ऐड करेंगे, राइट फ्रेंड्स। हां, अगर आपने किसी एसेट के ट्रायल रन पर खर्चा किया तो आप उसे एक्चुअल कॉस्ट में ऐड करना। अगर कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस हो गया, मतलब उस मशीन का फर्स्ट पुट टू यूज स्टार्ट हो गया, उसके बाद में जो खर्चा होगा उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पर क्लेम कर लेना। लेकिन टेस्ट रन के बाद में और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले जो खर्चे हुए होंगे उनका क्या, तो बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि एसेट के फर्स्ट पुट टू यूज से पहले के जो भी खर्चे होते हैं वो कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं, तो बस ये कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, बात खत्म। एंड अगर आपको वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऑन एक्सचेंज अगर रिसीव हुई है तो रिसीव्ड एसेट की रिसिप्ट की डेट पर जो भी एफएमबी होगी उस पर आप उस एक्चुअल कॉस्ट, उस पर आप उस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट को अकाउंट फॉर करोगे। मतलब सिंपली स्पीकिंग उस अमाउंट को एज एन एक्चुअल कॉस्ट आप टैक्सेशन पर्पस के लिए बनाए जाने वाले डेप्रिसिएशन चार्ट में उस एसेट को कैपिटलाइज करोगे। एंड जो भी डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन होनी है, एसेट के ट्रांसफर पर कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होनी है, तो वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से कर लेना। ये आईसीडीएस 5 में जो मैसेज है वो माय डियर फ्रेंड्स हमें पास ऑन किया गया है। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैं फ्रेंड्स अब आपको लेकर आता हूं जो आईसीडीएस 6 एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के साथ में जो डील करता है उसमें। फ्रेंड्स, आईसीडीएस 6 एक्चुअली जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, इनफैक्ट फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के ट्रीटमेंट के साथ डील करता है। ये फॉरेन ऑपरेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फॉरेन करेंसी में बने होंगे उनके इंडियन रुपीस में ट्रांसलेशन के साथ भी डील विद करता है। वास्तव में ये रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंज होने की वजह से जो डिफरेंस आता है उस फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डिफरेंस के लिए क्या ट्रीटमेंट देता है, तो सुनिए। मॉनेटरी आइटम मतलब ऐसे आइटम जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे फॉरेन डेटर्स, फॉरेन क्रेडिटर्स, फॉरेन बैंक बैलेंस, फॉरेन करेंसी लोन वगैरह, तो ऐसे आइटम जिनकी वैल्यू फिक्स हो फ्रेंड्स, उनके लिए तो ये आईसीडीएस 6 कहता है कि आप ईयर एंड अपडेशन करना, क्लोजिंग रेट को यूज में लेना। अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, मतलब क्या कि आपका आउटफ्लो, आपका अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है मतलब आपके लॉस जैसी स्थिति है तो आप उसका एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेना। और अगर आपकी लायबिलिटी घट गई है तो उस केस में आपके फायदे की बात है, उसको आप एज एन इनकम रिकॉग्नाइज कर लेना। नॉर्मली जो मॉनेटरी आइटम्स है उनके लिए ईयर एंड अपडेशन परमिसेबल है, लेकिन आईसीडीएस एक्ट को तो ओवर रूल नहीं कर सकते। तो हमने फ्रेंड्स यहां पर एक एक्सेप्शन भी डिस्कस किया था कि अगर वो फॉरेन करेंसी लोन फ्रेंड्स एसएससी ने अगर कोई
असेट इंपोर्ट करने के लिए, जैसे कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी थी यूएस से, यूएस बैंक से, यूएस बेस्ड किसी बैंक से उन्होंने वो लोन लेकर मशीन इंपोर्ट की, तो ऐसे केस में जो उस मशीन के लिए लिया गया जो फॉरेन करेंसी लोन होगा, उस लोन के लिए तो सेक्शन 43A याद कीजिए, आपने पीजीबीपी में रिफ्रेश भी कर रखा है कि जब आप उस फॉरेन करेंसी लोन का रीपेमेंट करोगे, उस टाइम पर हम चेक करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज में चेंज होने की वजह से आपको क्या एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ा, वो आपको पेमेंट बेसिस पर, मतलब उस टाइम पर जब आप जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे उस टाइम पर आपको वो एडिशन के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आपकी सेविंग होगी तो आपको असेट की कॉस्ट से तब रिडक्शन के लिए जब आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे उस फॉरेन करेंसी लोन का तब अलाउ किया जाएगा। मतलब क्या कि नो डाउट फॉरेन करेंसी लोन मॉनेटरी आइटम है, ओके, एक फिक्स्ड अमाउंट का हमने लोन लिया है, हमें वो रीपे करना है, लेकिन अगर वो इंपोर्टेड असेट से रिलेटेड होगा तो फिर वहां पर जो सेक्शन 43A है वो लगेगा, वहां पर ईयर एंड अपडेशन अलाउड नहीं है, वहां पर एक्चुअल पेमेंट के बेस पर जो बेनिफिट है वो आपको आगे मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर नॉन मॉनेटरी आइटम की हम यहां पर बात करें तो नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब ऐसे आइटम जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे सपोज सी का हेड ऑफिस तो इंडिया में, ब्रांच लेकिन उसकी फॉरेन में है, तो फॉरेन ब्रांच में जो फिक्स्ड असेट्स है, इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, है ना, तो उस तरह के जो आइटम्स हैं उनके लिए फ्रेंड्स जो ईयर एंड अपडेशन अलाउड नहीं है, बल्कि जो ये नॉन मॉनेटरी आइटम है इनको तो आपको जो ट्रांजैक्शन डेट का रेट था, मतलब जब आपने जैसे इन्वेस्टमेंट किया था, वो फिक्स्ड असेट खरीदी थी, या जो भी इनफैक्ट नॉन मॉनेटरी आइटम को जब आपने परचेज किया था उस टाइम पर, उस डेट पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था उसी पर आपको से कैरी करना है, वहां पर ईयर एंड अपडेशन अलाउड नहीं है। एंड इन्वेंट्री के केस में अगर सपोज उसे एनआरबी पर अगर वैल्यू किया जा रहा है, जैसे केस बनाया था फ्रेंड्स हमने कि अगर एसएससी ने सपोज गुड्स प्रोड्यूस किए 31 मार्च तक नहीं बिक पाए थे, स्टॉक के फॉर्म में वो होल्ड है, तो ऐसे केस में इन्वेंट्री जब बनाया, वो गुड्स जब बनाए थे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो हमें पता होगी, ओके, और वे जो गुड्स हैं सपोज 31 मार्च को सेलेबल नहीं थे, लास्ट जो डील हुआ था वो 28 मार्च को हुआ था, तो उस डेट की जो एनआरबी है वो हमने कंसीडरेशन में ली, एनआरबी कम थी इसलिए उसी पर जो इन्वेंट्री है वो एक्चुअली कैरी हो रही है, ओके। तो अब ऐसे केस में वो तो फॉरेन करेंसी में होगी, तो अब उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम रेट ऑफ एक्सचेंज किस डेट का ले, तो बोर्ड तो यहां पर गवर्नमेंट ने आईसीडीएस के थ्रू ये नोटिफाई किया कि जब आप इन्वेंट्री ले इस डेट की रहे हैं तो फिर रीजनेबल होगा कि आप कन्वर्जन के लिए रेट भी इस डेट का ही ले। तो हां, जो एनआरबी डिटर्मिनेशन डेट का जो एक्सचेंज रेट होगा उसको यूज में लेकर जो वैल्यू आएगी उसे माय डियर फ्रेंड्स रिपोर्ट किया जाएगा, कंसीडरेशन में लिया जाएगा, ओके। तो जो आईसीडीएस 6 की जो भी मेन सारी चीजें थी वो हमने यहां पर माय डियर फ्रेंड्स रिफ्रेश कर ली। और आईसीडीएस 7 याद आया आपको, गवर्नमेंट ग्रांट के साथ में जो डील करता है, यस, आइए रिफ्रेश कीजिए उसे भी। आईसीडीएस 7 जो गवर्नमेंट ग्रांट के साथ में डील करता है, गवर्नमेंट ग्रांट कई बार अलग नेम से भी इनफैक्ट आपको मिल जाती है, जैसे सब्सिडीज हो गया, इंसेंटिव्स हो गया, है ना, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट के साथ डील करता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ग्रांट को छोड़कर किसी अदर फॉर्म में अगर गवर्नमेंट से कोई असिस्टेंस आपको मिल रहा है, या अगर गवर्नमेंट अगर उस एंटरप्राइज की ओनरशिप में पार्टिसिपेट कर रही है, कैपिटल अगर उसमें पैसा लगा रही है, तो उन केसेस के साथ में आईसीडीएस 7 डील नहीं करता, है ना। ये जो आईसीडीएस 7 है वो क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स, याद कीजिए, ये जो आईसीडीएस 7 है वो ये कहता है कि आपको जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलने जा रही है, हां, कुछ कंडीशंस के साथ प्रैक्टिकली आपको वो दी जा रही होगी, तो जो अटैच्ड कंडीशंस हैं आप उनको कंप्लाई विद कर दोगे, और जो ग्रांट कमिट की जा रही है वो आपको मिलेगी। जब इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगा तब आप उसे एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो गई है, ओके, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिसीव हो गई है तो भले ही अटैच्ड कंडीशंस का जो कंप्लायंस है उसका एश्योरेंस अभी आपको रीजनेबली नहीं आ पा रहा हो, लेकिन रिसिप्ट के डेट के बियॉन्ड जो गवर्नमेंट ग्रांट का रिकॉग्निशन है वो पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, मतलब आपको वो रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। तो सर उसको रिकॉग्नाइज हम करेंगे कैसे, उसका ट्रीटमेंट भला होगा क्या? तो अगर आपको वो गवर्नमेंट ग्रांट जो मिलने
जा रही है वो अगर किसी पर्टिकुलर डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड मिलने जा रही है, तो आप उस असेट की एक्चुअल कॉस्ट या डब्ल्यूडीबी एज द केस में भी उससे रिड्यूस करना। हाँ, जब आपने असेट एक्वायर की थी उसकी टाइम पर अगर वो गवर्नमेंट ग्रांट मिलने जा रही है तो एक्चुअल कॉस्ट होगी, सेकंड और सब्सिक्वेंट ईयर में अगर वो ग्रांट मिलने जा रही है तो डब्ल्यूडीबी एग्जिस्ट कर रही होगी। तो जो भी गवर्नमेंट ग्रांट के मिलने के टाइम पर चीज एग्जिस्ट कर रही होगी उससे आप उसे एडजस्ट करेंगे। अगर वो किसी पर्टिकुलर टेंजिबल असेट से रिलेटेड अगर ग्रांट नहीं है, अगर वो किसी पर्टिकुलर टेंजिबल असेट से रिलेटेड अगर ग्रांट नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप जो प्रोपोर्शनेट ग्रांट का अमाउंट है वो असेट वाइज आइडेंटिफाई करके आप रेस्पेक्टिव असेट से रिड्यूस करेंगे। याद कीजिए पीजीबीपी में डियर फ्रेंड, जो हम आईसीडीएस पीजीबीपी में जब हम सेक्शन 43 क्लॉज 1 डिस्कस करते हैं तो वहां पर जो एक्सप्लेनेशन 10 आपने देखी है, बिल्कुल वही थीम यहां पर अडॉप्ट की गई है कि अगर किसी पर्टिकुलर असेट से रिलेटेड ग्रांट सब्सिडी मिली तो आप उस पर्टिकुलर असेट की एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस कर देना। लेकिन अगर वो किसी पर्टिकुलर असेट से डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, मतलब वेरियस असेट्स की कॉस्ट को बेस बनाकर सब्सिडी आपको दी गई है, तो फिर आप प्रोपोर्शनेट सब्सिडी रिड्यूस करेंगे। हां, अगर आपको इतने अमाउंट के रिस्पेक्ट में ये सब्सिडी मिली है और इस अमाउंट में असेट्स इस फिगर की एग्जिस्ट कर रही हैं, तो फ्रेंड्स अगर 200 करोड़ से एट्रीब्यूटेबल सब्सिडी मिली है 30 करोड़ की, तो 200 करोड़ के पार्ट दैट इज 100 करोड़ की बिल्डिंग से एट्रीब्यूटेबल सब्सिडी कितनी कहलाएगी, वो बिल्डिंग से एट्रीब्यूटेबल प्रोपोर्शनेट सब्सिडी ट्रीट की जाएगी, वो बिल्डिंग की कॉस्ट से रिड्यूस कर दी जाएगी। एंड इसी तरह से अदर असेट्स के केस में जो थीम है वो अडॉप्ट की जाएगी। तो बिल्कुल वही जो एक्सप्लेनेशन 10 में डियर फ्रेंड्स आप देखते हैं वही सेम थीम यहां पर अडॉप्ट की गई। लेकिन तब क्या होगा, जब नॉन डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड अगर आपको वो गवर्नमेंट ग्रांट मिली हो तो वो आपको एज इनकम रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। जरूर ग्रांट के साथ में कुछ ऑब्लिगेशंस आ रहे होंगे, तो उन ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने में जो कॉस्ट आपकी खर्च होगी, आप जिस पीरियड में उसे एज एन एक्सपेंस पी&एल में चार्ज कर रहे होंगे, आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। उसी पीरियड के दौरान आपको वो गवर्नमेंट ग्रांट एज इनकम रिकॉग्नाइज करनी होगी। लेकिन अगर आपको किसी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनकर किए गए लॉस और एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए कोई गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलने जा रही है, तो जब आपको वो रिसीवेबल बनेगी आपको तब एज इनकम रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। लेकिन जो भी अदरवाइज केसेस है माय डियर फ्रेंड्स, आपको गवर्नमेंट ग्रांट कुछ ऑब्लिगेशंस के साथ मिलेगी, तो आप उन ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने के लिए कॉस्ट जिस पीरियड में पी&एल में चार्ज करेंगे, आपको उस रिलेटेड कॉस्ट की डेबिटिंग वाले पीरियड के दौरान ही वो जो अदर ग्रांट है वो पी&एल में क्रेडिट मतलब सिंपली एज इनकम रिकॉग्नाइज करनी होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये जो आईसीडीएस 7 में जिस तरह की चीजें हैं वो मैंने आपको रिफ्रेश कराई, और ये तो मैं आपको देखो कह ही चुका हूं कि आपको नॉर्मली आईसीडीएस के लास्ट में जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो देखने को मिलेंगी। जैसे यहां भी है कि आपने कितनी गवर्नमेंट ग्रांट किस तरह की करंट ईयर में रिकॉग्नाइज की है, एज इनकम कितनी रिकॉग्नाइज की है, कितनी आपने रिकॉग्नाइज नहीं की है, क्यों रिकॉग्नाइज नहीं की है, तो उस तरह की जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो यहां गिवन है। और आइए ना फ्रेंड्स, आईसीडीएस 8 जो सिक्योरिटीज के साथ डील विद करता है वो क्विकली रिफ्रेश कर लीजिए। फ्रेंड्स आईसीडीएस 8 जैसे दो पार्ट्स में स्प्लिट अप किया गया है। सेकंड जो पार्ट है वो तो बड़ा सिंपल है, उसमें डिस्कशन के लिए ऐसा कुछ खास नहीं हमें देखने को मिलता है। वहां पर तो बस शेड्यूल बैंक या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा हेल्ड की जाने वाली जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके वैल्यूएशन को लेकर केवल इतना कहा गया है कि जो भी आरबीआई की एक्सटेंड गाइडलाइंस होंगी, जो भी आरबीआई की इनफोर्स गाइडलाइंस होंगी, उनके अकॉर्डिंगली आप अपने द्वारा हेल्ड की जाने वाली सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन कर लेना। ओके, लेकिन मेन है फर्स्ट पार्ट जिसमें शेड्यूल बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी जो अससी हैं, जैसे मिस्टर पी सपोज हमारे अससी हैं, वो आएंगे, तो उनके द्वारा सिक्योरिटीज अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड अगर हेल्ड की गई हैं तो ऐसे केस में उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वो सिक्योरिटीज अनलिस्टेड है या केवल नाम की लिस्टेड है, मतलब लिस्ट करा तो रखी है लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर विद रेगुलरिटी कोट नहीं होती है, मतलब ट्रेड नहीं होती है, मतलब वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज नहीं है, तो ऐसे केस में वो अनलिस्टेड सिक्योरिटी के एटपार ही ट्रीटमेंट पाएंगी। मतलब क्या कि आप उन सिक्योरिटीज के फॉर्म में हेल्ड किए गए स्टॉक इन ट्रेड का एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस पर वैल्यूएशन करेंगे। राइट, जैसे अगर एक्विजिशन के टाइम पर सस्सी ने कोई कमीशन ब्रोकरेज वगैरह सपोज पे किया है, तो जो भी एक्विजिशन चार्जेस मिला के एक्चुअल कॉस्ट उनकी आएगी उस पर उन्हें उस स्टॉक इन ट्रेड का जो वैल्यूएशन है वो करना होगा। लेकिन अगर सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं और वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड भी हैं, तो ऐसे केस में
हम फर्स्ट ईयर के लास्ट में तो उन सिक्योरिटीज का जो स्टॉक इन ट्रेड एग्जिस्ट करेगा उसको अनलिस्टेड की तरह वैल्यू कर लेंगे, मतलब वही एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्विजिशन चार्जेस वाली थीम लगा देंगे। लेकिन अगर सपोज सब नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक भी आपको सुटेबल कस्टमर नहीं मिल पाया और वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होंगी, तो फिर अब जो एक्चुअल कॉस्ट के साथ में हम एनआरबी उस स्टॉक की कंपेयर करके विचएवर इज लोअर पर उसका वैल्यूएशन करेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली रिफ्रेश कीजिए इस बात को कि जो एक्चुअल कॉस्ट और एनआरबी ली जाएंगी वो आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी बेसिस पर नहीं लेंगे बल्कि कैटेगरी वाइज लेंगे। अगर आपके पास में 4 कंपनीज के शेयर्स हैं या 400 कंपनीज के शेयर्स एज स्टॉक इन ट्रेड पड़े हुए हैं, आप सभी शेयर्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो यहां पर रखेंगे, सभी शेयर्स की जो एनआरबी है वो कंपैरिजन में लेंगे और विचएवर इज लोअर को आप स्टॉक की वैल्यू के तौर पर कैरी करेंगे, कंसीडरेशन में टैक्सेशन पर्पस के लिए लेंगे। और यही अप्रोच है जो सेक्शन 145A से कंफर्म भी की गई है। अगर एसएससी के पास में स्टॉक के फॉर्म में हेल्ड की गई जो सिक्योरिटीज है वो इन एक्सचेंज अगर उन्हें मिली है तो फिर उस केस में जो सिक्योरिटी के रिसिप्ट की डेट पर उनकी एफएमबी होगी उस पर आप उन्हें वैल्यू करेंगे। फ्रेंड्स, डीमेट अकाउंट में सिक्योरिटीज इकट्ठी होती जा रही हैं और किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की माय डियर फ्रेंड्स बाय रेफरेंस टू स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो एक्चुअल कॉस्ट अब आइडेंटिफिकेबल नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं, आप फीफो या वेटेड एवरेज कॉस्ट में से जो भी आप चूज करना चाहे कर सकते हैं। राइट ना फ्रेंड्स, तो आईसीडीएस 8 में जिस तरह की चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं मैंने वो आपको यहां पर ये क्विकली रिफ्रेश कराई और मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। हमने साथ ही साथ जो सेक्शन 145A यस माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने साथ ही साथ सेक्शन 145A इस रिलेशन में डिस्कस किया था, याद कीजिए वहां जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे वो तो आईसीडीएस 2 से रिलेटेड थे कि नॉर्मली कोई भी गुड्स वगैरह का स्टॉक इन ट्रेड अगर आपके पास में होगा तो आप एक्चुअल कॉस्ट एनआरबी विचएवर इज लोअर पर उसे वैल्यू करेंगे। राइट, जो भी ट्रेडिंग पीएनएल में जो भी परचेज प्राइस होती है, सेल प्राइस होती है, जो भी ओपनिंग स्टॉक होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, उन सब का जो वैल्यूएशन जब आप करेंगे तो उसमें आप टैक्स ड्यूटी सेस वगैरह जो भी उन स्टॉक को उन गुड्स को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपने इनकर भी कर रखे हैं तो भले एक्चुअली पे नहीं भी हुए हैं तभी भी आप उन्हें उन परचेज प्राइस, सेल प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का पार्ट बनाएंगे। हां, अगर आगे पेमेंट के बाद में आपको कोई इनपुट क्रेडिट वगैरह भी मिलना है तो फ्यूचर इवेंट से करंट वैल्यूएशन अफेक्ट नहीं होगा। मेनली सेक्शन 145A का वो पार्ट जो आईसीडीएस 8 जो अभी भी ताजा आपको रिफ्रेश कराया उससे जो रिलेटेड है वो आपको यहां पर ये दिया गया है कि अगर सिक्योरिटी अनलिस्टेड है या केवल नाम की लिस्टेड है तो आप उनके लिए जो एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली आपने एक्विजिशन के टाइम पर खर्च की थी उस पर उसका वैल्यूएशन करना वो आईसीडीएस में प्रोवाइड किए गए मैनर से। लेकिन अगर इन्वेंटरी लिस्टेड सिक्योरिटीज की अगर है तो ऐसे केस में आप एक्चुअल कॉस्ट और एनआरबी विचएवर इज लोअर लेंगे, लेकिन ये जो अमाउंट लेंगे वो इन कैटेगरी वाइज लेकर चलेंगे और वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए तो जो आरबीआई की इनफोर्स गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से जो वैल्यूएशन है वो कर दिया जाएगा। राइट फ्रेंड्स, यही बात थी जो अभी आईसीडीएस 8 से आपने रिकॉल की। और आइए ना मैं आईसीडीएस 9 जो बोरोइंग कॉस्ट के साथ डील करता है वो आपको रिकॉल करा देता हूं। ये जो आईसीडीएस 9 है, हां, ये बोरोइंग कॉस्ट के साथ में डील करता है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ डेट के साथ में डील करता है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ शेयर कैपिटल के साथ में नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो डेट जो लिया, आपने वो जो डेट इनकर किया, जो लोन लिया, अगर वो किसी क्वालिफाइंग असेट से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो आप उस डेट पर जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट इनकर करेंगे वो उस क्वालिफाइंग असेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, बात खत्म। हां सर, क्वालिफाइंग असेट में भला क्या आएगा तो रिकॉल कीजिए प्लीज। क्वालिफाइंग असेट में हां यहां टेंजिबल असेट हो गई, इंटेंजिबल असेट हो गई, इवन वो इन्वेंट्री भी जिसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए अगर 12 मंथ्स का एटलीस्ट टाइम लगा हो, है ना फ्रेंड्स, तो उस केस में जो बोरोइंग कॉस्ट है वो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाएगा, अदरवाइज केस में नहीं। लेकिन अगर सपोज कोई जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग है, राइट, मतलब आपने जो लोन लिया अपने ऑन फंड्स को भी यूटिलाइज किया और कंबाइंड फंड से आपने कई असेट्स हैं जो खरीदी हैं, राइट, तो अब हम नहीं कह सकते कि जो लोन है वो एक पर्टिकुलर असेट किस में कितना यूटिलाइज हुआ है एग्जैक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो वो जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग जो हमें नजर आ रही है उसकी बोरोइंग कॉस्ट का क्या होगा। तो उसके लिए बोर्ड ने भी कहा कि आप असेट बाय असेट बेसिस
पर जो भी बोरोइंग कॉस्ट का अमाउंट आएगा उसे आप रेस्पेक्टिव असेट में कैपिटलाइज करेंगे। कैसे? एग्जांपल वाले से जो डिस्कस किया था क्विकली रिफ्रेश करा देता हूं कि अगर एसएससी के पास में ऑन फंड से, एसएससी के पास में उन्होंने लोन से भी कुछ फंड्स अरेंज किए, टोटल फंड से उन्होंने जो असेट्स खरीदी, किस इसमें कितना लोन यूज हुआ है, कितना ऑन फंड यूज हुआ है पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। जो आपने बोरोइंग कॉस्ट उस लोन पर इनकर की, हम क्या कहेंगे कि 500 लाख की टोटल असेट्स से रिलेटेड जो बोरोइंग कॉस्ट है वो ये है। तो 500 लाख से रिलेटेड बोरोइंग कॉस्ट इतनी हुई, तो 500 लाख का पार्ट 250 लाख रुपीस की बिल्डिंग से एट्रीब्यूटेबल जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कितनी आएगी, वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दी जाएगी। ओके, वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में, माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कैपिटलाइज कर दी जाएगी। तो बिल्डिंग से एट्रीब्यूटेबल, यस, 250 लाख से एट्रीब्यूटेबल जो ये बोरोइंग कॉस्ट आएगी वो उस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दी जाएगी। राइट, इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स जो अदर असेट्स है उनमें, तो ये क्या हो रहा है, ये असेट बाय असेट बेसिस पर जो जनरल बोरोइंग कॉस्ट है उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो यहां पर किया जा रहा है। तो आईसीडीएस 9 तो ये कहकर साइलेंट हो गया कि आपको जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग के केस में जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैपिटलाइज करनी है। बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि असेट बाय असेट बेसिस पर जो प्रोपोर्शन है वो निकाला जाएगा। राइट फ्रेंड्स, अच्छा, यहां पर ये चीज भी मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा, आईसीडीएस 9 में इस तरह की बात भी यहां कही गई है कि जब जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग की बात होगी तो वहां पर जब असेट बाय असेट बेसिस पर हम चलेंगे तो वहां पर कोई भी क्वालिफाइंग असेट, असेट बाय असेट बेसिस में जो कोई भी क्वालिफाइंग असेट वो कहलाएगी जिसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, जिसके एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन पर, मतलब जिसको सेलेबल पोजीशन में लाने के लिए, या मैं यूं कहूं उसको एक्वायर कंस्ट्रक्ट कराने के लिए एटलीस्ट 12 मंथ्स का जो पीरियड है वो लगा हो। ओके, तो फ्रेंड जैसा इन्वेंट्री के लिए रूल था कि क्वालिफाइंग असेट इन्वेंट्री नॉर्मली कब बनेगी, ओके, कब बोरोइंग कॉस्ट का उसमें एडिशन हो पाएगा, जब वो क्वालिफाइंग असेट में आ पाएगी, तो वही रूल जनरल और मल्टीपर्पज बोरोइंग के केस में हर एक क्वालिफाइंग असेट के लिए यहां पर इस आईसीडीएस 9 का पार्ट बना दिया गया है। और आपको पता है फ्रेंड्स जो आईसीडीएस हैं उनके लास्ट में तो बस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती है, तो यहां पर भी कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि आपने बोरोइंग कॉस्ट के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, कितना बोरोइंग कॉस्ट का जो अमाउंट है वो आपने करंट ईयर में कैपिटलाइज किया है, वो आपको डिस्क्लोजर में देना होता है। और जो लास्ट आईसीडीएस 10 माय डियर फ्रेंड्स एग्जिस्ट करता है, मैं रिकॉल करा देता हूं उसको भी। आईसीडीएस 10 बेसिकली प्रोविजंस कंटिंजेंट असेट, कंटिंजेंट लायबिलिटी के साथ में डील विद करता है। रिकॉल कीजिए प्लीज, ये किन के साथ डील नहीं करता, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाले जो कंटिंजेंट असेट लायबिलिटी प्रोविजंस हैं, इवन ऐसे केस जो अदर आईसीडीएस में कवर्ड हैं उनके साथ में डील नहीं करता। इनफैक्ट ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का वो केस जो आईसीडीएस 4 में कवर्ड है, इनकम रिकॉग्निशन के लिए ऐसा कोई केस जो आईसीडीएस 4 में ऑलरेडी कवर हो रहा है उसमें ये आईसीडीएस 10 अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। रिकॉल कीजिए एग्जांपल को भी माय डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर एसएससी को इंटरेस्ट की जो इनकम है उसकी रिकवरी डाउटफुल अपीयर हो रही है और उसका केस सेक्शन 43D में नहीं आ रहा है, तो आईसीडीएस 4 क्या बोलता है कि इवन इफ अल्टीमेट कलेक्शन इज अनसर्टेन, आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी तो एज एन इनकम रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे। अब यहां आईसीडीएस 10 की हेल्प से आप ये कहें कि नहीं, इसे इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो तो इनफैक्ट आगे रिसीवेबल कंटिंजेंट है, तो ये तो एक कंटिंजेंट असेट जैसा केस बन रहा है, आईसीडीएस 10 कहता है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। तो क्या वो बात आईसीडीएस 10 की लगेगी? नहीं। अगर आईसीडीएस 4 में कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो बस किया जाएगा, वहां पर ही आईसीडीएस 10 अपनी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आईसीडीएस 10 वास्तव में किस प्रोविजन के लिए अलाउ कर देता है, तो देखिए जहां कब आप किसी प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो अगर आपका जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, जिसके लिए आप प्रोविजन प्लान कर रहे हैं, अगर आपका वो जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अगर ये किसी पास्ट इवेंट का रिजल्ट है और उस प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए जो आउटफ्लो वो आपको रिक्वायर्ड होगा, इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो गई है, और कितना आउटफ्लो रिक्वायर्ड होगा वो एग्जैक्टली ना सी, लेकिन आप उसे रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं, तो उस अमाउंट का जो प्रोविजन है वो बना सकते हैं। दैट इज जो प्रोविजन फॉर असर्टेन्ड लायबिलिटी है, उनका जो रिकॉग्निशन है, उनकी जो परमिशन है वो आईसीडीएस 10 ग्रांट करता है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ICDS 10 है, इसके लिए याद कीजिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ में वो खराब क्वालिटी के गुड्स की सप्लाई वाला जो एग्जांपल बनाया था। यस, यहां पर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि अगर पीरियडिकल वेज रिवीजन अगर हुआ है, सपोज कंपनी का वर्कर्स की ट्रेड यूनियन के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 इयर्स में वेज रिवीजन होना था, ओके, और उस वेज रिवीजन में कंपनी का आउटफ्लो अगर रिक्वायर्ड होगा, इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी और कितना आउटफ्लो रिक्वायर्ड होगा इसको रिलायबली और फेयरली एस्टिमेट किया जा सकता है। उस अमाउंट के लिए अगर कंपनी ने प्रोविजन बनाया है तो वो प्रोविजन उनका ICDS 10 के अकॉर्डिंगली अलाइबेबल प्रोविजन कहलाएगा। नॉर्मली ICDS 10 का क्रक्स क्या है कि जो प्रोविजन फॉर असर्टेन्ड लायबिलिटी है, हां, वो आपके लिए अलाइबेबल कहलाएंगे। लेकिन यहां अगर आप प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बनाते हो, भले एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पर बना लो, हां, वहां पर ये ICDS 10 आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ICDS लॉ को ओवर रूल नहीं करते। तो जो सेक्शन 47 है वो यहां प्रिवेल करेगा। तो फ्रेंड्स, चाहे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हो गया, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस एक्ट में गिवन है तो वो वर्क करेंगे। उसके अलावा अगर कोई प्रोविजन फॉर असर्टेन लायबिलिटी अगर है तो माय डियर फ्रेंड्स वो यहां पर आ सकेगा। और रिकॉल कीजिए, प्रोविजन आपने जिस आइटम के लिए, एक्सपेंस के लिए बनाया है, आप उस प्रोविजन को केवल उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे। अगर ज्यादा प्रोविजन बन गया है तो आप उसको रिटर्न बैक करके P&L में लाएंगे, किसी अदर आइटम में उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। नॉर्मली जो कंटिजेंट असेट एंड लायबिलिटी है उनके लिए ICDS 10 कहता है कि इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ICDS 10 कंटिजेंट असेट के केस में आपको क्या रिक्वायर करता है कि आप उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे, और जब आपको अमाउंट रिसीव होने की स्थिति, रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो जाएगी, तब आप उस अमाउंट को रिकॉग्नाइज भी करेंगे। राइट, याद कीजिए वो कोर्ट केस में डियर फ्रेंड्स, जहां पर बायर ने कोर्ट में केस कर दिया था, सप्लायर ने खराब क्वालिटी का गुड्स भेजा था, केस वो जीत भी लगभग गए हैं, कोर्ट को कन्विंस भी कर लिया है, डैमेज जो क्लेम किया है कोर्ट उस पर एग्री हो गए हैं, लेकिन उन्होंने बस अभी फाइनल ऑर्डर अपना पास किया नहीं है, बाकी कोर्ट कन्विंस्ड है। तो अब अमाउंट आज नहीं तो कल कोर्ट का जब फाइनल ऑर्डर आना है तब मिलना कंफर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे केस में जो अमाउंट आपको रिसीवेबल बनना है, आपने केस में क्लेम जो कर रखा है, अगर आपको रीजनेबल सर्टेनिटी अराइज हो जाती है कि आपने कोर्ट को कन्विंस कर लिया है, कोर्ट आपसे एग्रीड है, ओके, बस अपना फाइनल ऑर्डर भी उन्होंने पास नहीं भी किया है, तभी भी उस केस में आपकी ड्यूटी कि आप उस अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर ले। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर ही दिया तो फिर तो माय डियर फ्रेंड्स आपको अमाउंट पक्का आना ही आना है। फिर उस सिचुएशन में आप केवल अमाउंट जो रिसीव्ड होता है उस पार्ट को इनकम के तौर पर रिकॉग्नाइज करोगे, काम नहीं चलेगा। आपको जो एज अ होल अमाउंट है वो एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। याद करो फ्रेंड्स, मैंने PGPP और ICDS की जो मिक्स्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ में प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस कर रखी हैं, यस, वहां पर इस तरह की सारी बातें हमने वहां डिस्कस की थी। PGPP और ICDS की जो ये मिक्स्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपने देखी थी, वहां पर मैंने वो नवंबर 2019 का जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया था, यस, उस नवंबर 2019 के क्वेश्चन में फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट है उसका जो यूज है वो आपको देखने को भी मिला था। यस फ्रेंड्स, ये कोर्ट वाला केस वाला जो केस है, हमने कॉन्सेप्चुअल सेशन में तो इस तरह के पॉइंट से जो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप की थी, प्रैक्टिस सेशन में इसका एप्लीकेशन भी आपको कराया, और रिवीजन सेशन में बस उन कॉन्सेप्ट्स को क्विकली आपको यहां पर रिफ्रेश करा रहा हूं। ओके, तो ICDS 10 को लेकर इतनी थिंग्स आप एग्जाम के लिए कंसीडरेशन में लेकर चले, मोर देन सफिशिएंट है। एंड जगह जगह पर ये बात आई क्या फ्रेंड्स के ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो भी ICDS लाए हैं। सर कहां डिस्क्लोज करना होता है, रिकॉल कीजिए जरा प्लीज। अगर एसएससी को एक्चुअली ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो कहां देनी होती हैं, तो अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, सिंपल। हां, तो कोई अलग से फॉर्म वगैरह तो है नहीं है, तो एसएससी को जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है वो देनी है। अगर एसएससी के लिए टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे फर्म है, तो उनके लिए सपोज टर्नओवर उनकी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड बन नहीं रहा था, तो फिर उनके लिए कोई अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन ICDS की कहीं वर्क नहीं करेगी। मतलब उनको जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ICDS की वो अलग से कोई फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट राइज नहीं होगी। देन कुछ क्लैरिफिकेशंस और जो हमने डिस्कस की थी वो भी मैं आपको रिफ्रेश करा देता हूं कि क्या ये जो ICDS है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले जो एसएससीज हैं उन पर भी एप्लीकेबल होंगे। ऑफ कोर्स यस, आप PGBP और अदर सोर्सेज में इनकम जो कंप्यूट कर रहे हैं वो चाहे आप एक्चुअल बेसिस पर कर रहे हैं या फिर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर कर रहे हैं, ये ICDS के जो प्रोविजंस है वो आप पर तब भी एप्लीकेबल बनेंगे। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अगर 4480 में इनकम ऑफर कर रहा है तो जो ग्रॉस रिसीट लेने की बात आएगी वो ICDS 3 लगेगा। इनफैक्ट उन्हें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से जो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में 25% स्टेज ऑफ वो कंप्लीशन अगर क्रॉस कर गया है तो आपको उससे जो रेवेन्यू है
वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। रिसीट का आपको उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एक पोर्शन पार्ट बनाना पड़ेगा। तो मतलब क्या कि ये जो आईसीडीएस है, आप इनकम जो एक्चुअल बेसिस पर शो करो या प्रिजम्पटिव बेसिस पर, इक्वली एप्लीकेबल बनेंगे। कई केसेस में फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में जहां पर आपको ग्रॉस बेसिस पर जो इनकम है वो रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, तो वहां पर भी आईसीडीएस लगेंगे क्या? तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, जैसे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115A की सीरीज को फॉरेन टैक्सेशन चैप्टर में, वहां पर आपको देखने को मिलेगा 115A की। जैसे मैं बात करूं तो नॉन रेजिडेंट को जो इंटरेस्ट इनकम है वो फिक्स्ड रेट पर टैक्स के लिए वहां चार्जेबल बनाई गई है, एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं दी जाती है, ग्रॉस बेसिस पर वो टैक्सेशन वहां किया जाता है। तो इंटरेस्ट के लिए क्या ये आईसीडीएस के प्रोविजन लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। आईसीडीएस 4 कहता है कि इंटरेस्ट को आपको एक्रूअल बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना है तो करना है, अल्टीमेट कलेक्शन चाहे अनसर्टेनिटी क्यों ना हो, आपको वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब आईसीडीएस की जो बात है वो लगेगी। आईसीडीएस ओरिजिनली जब आए थे तब तो एएस हुआ करते थे, हां, उसके बाद में इंडेएस आ गए। आईसीडीएस जब ओरिजिनली आए थे, पहली नोटिफिकेशन जो 31 मार्च 2015 को आई थी, तब तो एएस होते थे, और अब इंडेएस आ गए हैं। तो कैसे इन आईसीडीएस को पिक्चर में लाया जाएगा? बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि चाहे एएस हो या इंडेएस हो, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए होते हैं, और हमारे जो आईसीडीएस उनका बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लिंकेज है नहीं है। ये टैक्सेशन पर्पस के लिए कंप्यूट की जाने वाली इनकम के लिए हमने नोटिफाई किए हैं। तो आप पर अदरवाइज एएस एप्लीकेबल हो रहे हैं, इंडेएस, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे आईसीडीएस के जो प्रोविजंस है वो नॉर्मली एप्लीकेबल बनेंगे। एंड बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, पावर सेक्टर वगैरह वाली जो एंटिटी है उन पर भी आईसीडीएस के प्रोविजन लगेंगे क्या? डेफिनेटली जो ऑल पर्संस हैं, हम तो आईसीडीएस के जो प्रोविजंस है वो सभी के लिए लाए हैं। तो जो आईसीडीएस जिस पर एप्लीकेबल हो सकता है, राइट, जैसे बैंक्स के पास में सिक्योरिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो फ्रेंड्स ऐसे केस में वो आईसीडीएस 8 जो आपने देखा था कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूएशन है वो करना है, तो वही उसी तरह से जो चीज है वो चीजें यहां पर एग्जिस्टेंस में आएंगी। ओके, तो मतलब क्या आईसीडीएस के जो प्रोविजंस ऑल एसएससीज के लिए लाए गए हैं, जिस पर जो प्रोविजन लग सकता है वो उस आईसीडीएस के प्रोविजन को कंसीडरेशन में लेगा। बात खत्म, राइट। और ये वाली जो दो नोटिफिकेशन, ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये तो मैं ऑलरेडी आपके सामने रख चुका हूं। एंड फाइनली एक नोट भी आपको रिकॉल कराता हूं। देखिए, मैट के जो प्रोविजंस लग रहे होंगे तो क्या वहां आईसीडीएस का रोल हमें देखने को मिलेगा मैट की कंप्यूटेशन में? तो मैट का बेस है बुक प्रॉफिट। ये मैट चैप्टर में आप देखेंगे, मैट का बेस है बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट के लिए हम कंपनीज एक्ट वाला जो पीएनएल है, एजीएम में प्लेस किया जाने वाला जो पीएनएल है, वो बेस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आईसीडीएस तो पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में इनकम टैक्स एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कंप्यूट होकर आने वाली इनकम के लिए लाए गए हैं। तो मैट के प्रोविजन का बेस कंपनीज एक्ट का पीएनएल का बुक प्रॉफिट है, तो इसीलिए मैट कंप्यूटेशन में जो आईसीडीएस के प्रोविजंस है वो नहीं लग पाएंगे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं एएमटी की, जैसे कंपनीज के लिए मिनिमम टैक्स का पेमेंट रिक्वायर करने वाले प्रोविजन मैट में गिवन है, वैसे ही नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज के लिए मिनिमम टैक्स का पेमेंट रिक्वायर करने वाले प्रोविजंस आपको एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के थ्रू देखने को मिलेंगे। एएमटी का जो बेस है वो है एडजस्टेड टोटल इनकम, और वहां टोटल इनकम जैसे बेस बनाया गया है वो इनकम टैक्स के नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से कंप्यूट होकर आएगी, उसमें कुछ एडजस्टमेंट कराए जाएंगे, तब एडजस्टेड टोटल इनकम एएमटी का बेस बना दी जाएगी। तो वहां एएमटी का जो बेस है वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से कंप्यूट की जाने वाली टोटल इनकम ओरिजिनली है। ओके, राइट, उसी से एडजस्टेड टोटल इनकम तक पहुंचते हैं। तो वहां टोटल इनकम है, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इनकम कंप्यूट हो रही होगी, तो वहां पर ये जो आईसीडीएस के प्रोविजंस है वो पिक्चर में आ जाएंगे। बात खत्म, राइट ना फ्रेंड्स? हां, तो देखिए, जो आपको ये नोट दिया गया है उसमें इसी तरह की जो बातें हैं वो यहां पर प्रोवाइड की गई है, नथिंग एल्स। ओके, तो मैट के लिए जो आईसीडीएस के प्रोविजंस है उनका जो यूज है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैट के लिए आईसीडीएस रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एएमटी के लिए जो आईसीडीएस के प्रोविजंस हैं वो रेलिवेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हां, बस इस रिवीजन सेशन में मुझे आपके साथ में ये जो आईसीडीएस को लेकर हमने ढेर सारा डिस्कशन जो रेगुलर बैच में अदरवाइज किया था वो क्विकली आपको यहां पर रिफ्रेश कराना था, वो मैंने आपको रिफ्रेश कराया। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, इसी तरह से मैं जो अदर टॉपिक्स आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करता जा रहा हूं रेगुलर बैच में, इसी तरह से टॉपिक वाइज जो रिवीजन सेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा, जिससे आपका आगे के रिवीजन में जो टाइम है वो सेव हो और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं वो आप कम टाइम में रिफ्रेश कर सकें। तो मिलेंगे फ्रेंड्स कुछ नई चीजों के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट टू यू।